हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में फ्लोरोसेंट लैम्प तक पढ़ा करके हमने ख़त्म किया था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लैम्प की आखिरी टॉपिक, मरकरी वेपर लैम्प। जैसा कि आप सबको बता चुका हूं मैं कि लैम्प के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक है। तो अभी इसी वीडियो में इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, मरकरी वेपर लैम्प के बारे में। तो आपने मरकरी बल्ब के बारे में सुना होगा, तो ऐसा कोई बल्ब आपके इमेजिनेशन में होगा जो थोड़ा लंबा सा रहता है। इस बल्ब में ये आपका जो बना हुआ है टर्निंग के तौर पे, मतलब उसको रोटेट करके कसने के लिए बना हुआ है। ये आपका ऊपर इलेक्ट्रोड का एक पोर्शन है। ये जो टर्निंग दिख रही है, इसी टर्निंग के साथ साथ हम फेरे भी लगाते हैं तार का दूसरा हिस्सा, जिसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रोड है या कुछ भी सप्लाई है तो दो तार की जरूरत होगी, तो एक तार का हिस्सा ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। अब इसी तरीके से समझिएगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स का काम कौन कर रहा है, ये दो हिस्सा, जिसमें एक तार, ये तार जो आ रहा है अलग से, ये यहीं पे आके रुक जा रहा है, इसके साथ टच नहीं है। तो जब ये दोनों दूर दूर हैं तो इनका काम भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मरकरी वेपर लैम्प काम कैसे करता है, अब इसके बारे में जानेंगे। क्या है ये? सबसे पहले हमने देखा था फ्लोरोसेंट लैम्प, या और भी जगह भी इतने सारे लैंप्स पढ़ते समय कि ज़्यादातर लैंप्स कैसे होते थे, लो प्रेशर होते थे। लो प्रेशर होते थे तो कोल्ड कैथोड होता था, कैथोड का ठंडा रहता था। अब इसमें क्या होगा, ये हाई प्रेशर, कैसा है ये, हाई प्रेशर और हॉट कैथोड टाइप का बल्ब है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता चल गया कि ये मरकरी वेपर लैंप जो है ये किस टाइप का बल्ब है, एक हाई प्रेशर हॉट कैथोड टाइप का बल्ब है। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर ये हाई प्रेशर और हॉट कैथोड है तो थोड़ा सा याद करिएगा, जिस प्रोसेस पे ये काम कर रहा है पूरा प्रोसेस सोडियम वेपर लैम्प की तरह भी काम कर रहा था। तो सोडियम वेपर लैम्प के ये सिमिलर होता है, सिमिलर टू सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प के ये कैसा है, सिमिलर है। दो बातें तो आपको क्लियर हो गई कि पहला ये हाई प्रेशर और हॉट कैथोड बल्ब है, दूसरा ये सोडियम वेपर लैम्प के सिमिलर है। अगर ऐसा सिमिलर है तो कुछ ना कुछ खासियत दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आनी चाहिए। वहाँ पे क्या हो रहा था, गैस डिस्चार्जिंग हो रही थी, तो ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, गैस डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल पे काम करेगा। इट ऑपरेट्स एज a gas discharging principle। किस पे काम कर रहा है, गैस डिस्चार्जिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो गैस डिस्चार्जिंग के ऊपर काम कर रहा है तो गैस भी होनी चाहिए। अब इसमें देखिएगा दो पोर्शन है, एक ये बाहर का हिस्सा बड़ा बल्ब, बड़ा ग्लास बना हुआ है, एक अंदर छोटा ग्लास बना हुआ है। तो दोनों ग्लास के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन आना चाहिए। बीच में होती है वैक्यूम, अंदर क्या होगा, मरकरी। फ्लोरोसेंट ट्यूब याद कीजिए, लंबी रॉड, उसके अंदर क्या भरा जाता था, मरकरी वेपर। बीच में मरकरी वेपर या आर्गन गैस भरी जाती थी साथ में। तो हमने क्या कह दिया, मरकरी वेपर। वैसे यहाँ पे भी क्या भरा है, मरकरी वेपर। तो उसमें भी दोनों साइड पे अलग अलग दूरी पे इलेक्ट्रोड्स होते थे, इसमें भी इलेक्ट्रोड्स बने हैं दूरी पे। वहाँ पे क्या काम हो रहा था,
चोक का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसको भी ऑपरेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चोक लगाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं चोक इज यूज्ड टू एक्साइट दी बल्ब। बल्ब को एक्साइट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक चोक की जरूरत पड़ेगी। लाइट की बात करते हैं, याद करिएगा नियॉन ट्यूब वाले लैंप के अंदर वहां पे कुछ हमने कलर्स कॉम्बिनेशन बताए थे। नियॉन रखा हो तो क्या कैसा कलर मिलता है, नियॉन के साथ रेड और ऑरेंज आ रहा था, इस तरह से और भी सारी चीज़ों के लिखवाए थे। तो मरकरी के लिए भी कुछ लिखवाया होगा। जब मरकरी वेपर कहीं इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर जगह पे जहाँ मरकरी वेपर का इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पे ग्रीनिश ब्लू लाइट, कैसी लाइट मिलती है, ग्रीनिश ब्लू लाइट का हमको कलर मिलता है। जहां कहीं भी मरकरी वेपर लैंप की इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पे कैसी बल्ब मिल रहे होंगे आपको, ग्रीनिश ब्लू लाइट के कलर मिल रहे होंगे। ये 3 टाइप के होते हैं। आपको याद हो तो हमने बताया था ये 3 टाइप के होते हैं, MA टाइप, MAT टाइप और MB टाइप। आगे क्या हो गया, अब इन्हीं तीनों टाइप में देखिएगा 3 नाम पूछा जाता है। MA टाइप का पूरा नाम क्या होगा, मरकरी वेपर लैंप with auxiliary electrode, मरकरी वेपर लैंप विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अब इसके बारे में डीप डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसके बारे में डीप डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो यहीं से समझिएगा मरकरी वेपर लैंप का तो इस्तेमाल होगा, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड्स बने होंगे वो कैसे होंगे, किसी ऑक्सिलरी एलिमेंट के होंगे। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि टंगस्टन का ही बनाया जाए। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड साधारण होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा MAT, नाम में आ गया MA के आगे T लगा दिया, मरकरी वेपर लैंप विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड टी का एक्स्ट्रा आ जाएगा टंगस्टन। फिलामेंट। क्या पता चल गया, MAT टाइप क्या हो गया, मरकरी वेपर लैंप विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड टंगस्टन फिलामेंट। लास्ट MB टाइप, इतना तो सेम ही रहेगा, मरकरी वेपर लैंप, मरकरी को HG लिखा जाता है, HG वेपर लैंप विथ बेयोनेट कैप। ये थोड़ा सा अलग हो गया, मरकरी वेपर लैंप विथ बेयोनेट BAYONET कैप। मरकरी वेपर लैंप के अंदर ये खास पॉइंट्स थे जो अक्सर ही पूछे गए हैं। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ऐसा कौन सा लैंप है
दो चार नाम दे देगा जो चोक के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। चोक इसमें भी लग रहा है, फ्लोरोसेंट में भी लग रहा है, सोडियम में भी लग रहा है, आपको सब दिख रहा है। ये मरकरी वेपर लैम्प में लाइट कैसी होती है? ग्रीनिश ब्लू लाइट होती है। मरकरी वेपर लैम्प के किस टाइप में टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी वेपर लैम्प किस टाइप का लैम्प है? हॉट प्रेशर हॉट कैथोड, सॉरी हाई प्रेशर हॉट कैथोड। मरकरी वेपर लैम्प किस लैम्प के सिमिलर वर्क करता है? सोडियम वेपर लैम्प के सिमिलर वर्क करता है। मरकरी वेपर लैम्प किस प्रिंसिपल मतलब किस तरीके से वर्क करता है? गैस डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एक आखिरी पॉइंट है केवल इतना कि अब ये जो बीच का ग्लास है ये कैसा ग्लास होता है और इसमें क्या भरा जाता है। लास्ट पॉइंट क्या कहा मैंने? बीच का ग्लास, ये जो ग्लास होता है ये बना होता है बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट ग्लास कैसा ग्लास होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास। और भरा क्या जाता है? फिल्ड विथ मरकरी एंड आर्गन गैस। किसके साथ भरा जा रहा है? मरकरी और आर्गन गैस के साथ इस बीच के बोरोसिलिकेट ग्लास को भर दिया जाता है। अब ये काम क्या करता है? जैसे हमने सोडियम वेपर लैम्प में देखा था, पहले हमने सप्लाई दी, सप्लाई देते ही ये आपस में आर्गन गैस एज ए कंडक्शन का काम करती है, इनके बीच में थोड़ी हीटिंग प्रोड्यूस करती है। जैसे जैसे हीटिंग मिलने लगी, अब मरकरी जो इसके अंदर अवेलेबल है, मरकरी गैस या मरकरी वेपर, वो और तेज ब्राइट करेगा और अपना ग्लो स्टार्ट करेगा। जब वो ग्लो स्टार्ट करेगा तो कैसा देगा? ग्रीनिश ब्लू शेड देगा। इतनी चीजें क्लियर हो तो यहीं से आपका यूटिलाइजेशन का आखिरी टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या है? द इल्यूमिनेशन एट अ सरफेस ड्यू टू सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सरफेस वेरीज एज। ऑप्शंस 1/d², 1/d, d और d²। याद करिएगा, मैंने इल्यूमिनेशन स्टार्ट करते समय आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। वहां पे क्या पता चला था? ये 1/d² के प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/d²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया देखा जाए। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कार्बन आर्क लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन। कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल कहां किया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर्स में, डोमेस्टिक लाइटिंग में, फैक्ट्री लाइटिंग में, स्ट्रीट लाइटिंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार नहीं, ये कम से कम 10 बार 10 जगह अलग अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आप याद भी कर लें तो अच्छी बात है। कार्बन आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिनेमा प्रोजेक्टर्स के तौर पे। याद करिएगा, आर्क लैंप वाली क्लास में आपको मिलेगा, वहां पे मैंने बता रखा है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सिनेमा प्रोजेक्टर्स के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, हीट फ्रॉम द लैंप फिलामेंट इज ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग मेनली थ्रू। पूछा जा रहा है हीट किस फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। किसी भी जगह पे हीटिंग है
चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके फ्लो होने का एक पैटर्न होता है। ये तीन ही तरह से फ्लो करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन, संचरण, तीन फॉर्म में ये ट्रांसमिट होते हैं। मैंने आपको बताया था हीटिंग कैसी एनर्जी है, एक रेडिएशन एनर्जी है, तो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगी? रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है विच गैस इज समटाइम्स यूज्ड इन फिलामेंट लैंप्स। फिलामेंट लैंप्स में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टन। मैंने ज्यादातर जगह पे बता रखा है आपको, आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर या गैस विल गिव येलो कलर इन फिलामेंट लैंप। अब याद करिएगा, फिलामेंट लैंप में येलो कलर किस तरह की लैंप में मिलता था? सोडियम वेपर लैंप में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सोडियम। नेक्स्ट क्या हो गया? व्हेन अ सोडियम वेपर लैंप इज स्विच्ड ऑन। आपको पढ़ाया था सोडियम वेपर लैंप में दो कलर मिलते हैं, स्टार्टिंग में अलग, चार्ज हो जाने के बाद अलग। तो पहले क्या था? इनिशियल में केस में क्या मिलता था? पिंक कलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्लोरोसेंट ट्यूब। घर के अंदर रॉड जो लगाते हैं वो उसके अंदर क्या भरा होता है? फास्फोरस की कोटिंग की जाती है, मरकरी वेपर और आर्गन वेपर भरा जाता है, और क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड, उसका किस काम क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। सब याद होगा आपको। तो क्या हो गया इसका आंसर? मरकरी वेपर। अब यहां पे आप देख रहे हैं आर्गन भी आ रहा है, लेकिन कई जगह अलग अलग आ रहा है। लेकिन आर्गन के साथ नियॉन नहीं लगा सकते आंसर में, आर्गन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगा सकते आंसर में, हीलियम के साथ ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो बचा क्या? मरकरी वेपर लैंप, इसे ही लगा पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किस केस में मिलता है? सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप और नियॉन लैंप। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप में शायद मैंने ये लिखाया भी हो आपको पॉइंट, मुझे याद नहीं है, अगर ना लिखा हो तो कहीं नोट कर लीजिए। इनकैंडेसेंट लैंप में पावर फैक्टर हाई होता है। इन ए सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप द नियॉन गैस। नियॉन गैस का काम क्या है? चेंजेस द कलर ऑफ लाइट। क्या लाइट के कलर बदलने का काम कर रहा था? नहीं। प्रिवेंट द वेपराइजेशन ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट को बचाने का काम कर रहा था? नहीं। एक कंडक्शन मीडियम बनाने का काम कर रहा था। एक्ट एज सील्ड अराउंड द फिलामेंट। ऐसा भी कुछ नहीं है। असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम। अब इस पॉइंट को समझिएगा, मैंने क्या कहा? एक कंडक्टिंग मीडियम बना रहा है, और अगर कंडक्टिंग मीडियम बनाएगा तो हीटिंग भी प्रोड्यूस करेगा, और हीटिंग प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे आपको वेपराइजेशन में हेल्प भी करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? असिस्ट इन डेवलपिंग इनफ हीट टू वेपराइज द सोडियम। लास्ट क्वेश्चन है, अ मरकरी वेपर लैंप गिव्स। मरकरी वेपर लैंप किस तरह का कलर देता है? अभी अभी आपको बताया मरकरी वेपर पढ़ाते समय ये कैसा कलर दे रहा है? ग्रीनिश ब्लू लाइट। कैसा कलर है? ग्रीनिश ब्लू लाइट। लैंप के टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम वेल्डिंग से देख लेते हैं।
अब हम कुछ क्वेश्चंस वेल्डिंग से रिलेटेड भी देख लेते हैं, क्योंकि वेल्डिंग के टाइम पे भी हमने क्वेश्चंस नहीं देखे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब आपको मैंने प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग दो टाइप्स की वेल्डिंग बताई थी, जिसमें एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता था, एक आर्क वेल्डिंग में आता था। तो नॉन प्रेशर किस में रहेगा? जिसमें हमें ताकत ना लगानी पड़े, वो पिघल रहा हो। पिघलेगा किस में? आर्क के फॉर्म में। तो जब आर्क में पिघलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो क्या हो गया इसका आंसर? मेटल आर्क वेल्डिंग। जो अपने आप पिघल रहा है वो बिना प्रेशर के जुड़ सकता है। क्या आंसर हो जाएगा? मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? मैंने आपको बताया था फेरस मेटल्स में भी इस्तेमाल होता है, नॉन फेरस मेटल्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में इस्तेमाल होता है क्या? नहीं। तो बचा क्या ऑप्शन में? डाइलेक्ट्रिक्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूछा जा रहा है द पावर फैक्टर ऑफ ए स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू अबाउट। स्पॉट वेल्डिंग के लिए पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है? तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हों तो जो सबसे कम वैल्यू होगी वही आपकी पावर फैक्टर स्पॉट वेल्डिंग के लिए कंसीडर की जाएगी। तो लो पावर फैक्टर होता है, इसलिए हम यहां पे क्या लेंगे? 0.3 to 0.5 लैगिंग। नेक्स्ट में आ जाएं। कह रहा है सीम वेल्डिंग इज नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड फॉर। सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल किस टाइप के मेटल्स के लिए नहीं कर सकते? एल्युमिनियम एलॉयस, स्टेनलेस एंड कोटेड स्टील्स, कॉपर एलॉयस और कॉपर एलॉयज ऑफ निकेल एंड मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते? तो आपको ये सब बताया हुआ है। एल्युमिनियम में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, एलॉयज में कर सकते हैं, निकेल मैग्नीशियम में कर सकते हैं। तो बचा क्या? कॉपर और उसके एलॉयज के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीसी आर्क वेल्डिंग, इन डीसी आर्क वेल्डिंग क्वेश्चन है, इन डीसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग में क्या क्या है? बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज वर्क पीस आर मेड पॉजिटिव। बोथ इलेक्ट्रोड एज वेल एज वर्क पीस आर मेड नेगेटिव। इलेक्ट्रोड मेड नेगेटिव, वर्क पीस पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड इज मेड पॉजिटिव एंड वर्क पीस नेगेटिव। अब मैंने कहीं पे भी डीसी का इस्तेमाल हो रहा था तो मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि डीसी सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की सप्लाई होगी, और जब भी मेटल पीस को जोड़ना होगा तो उसको किस में रखेंगे? पॉजिटिव में। और जो इलेक्ट्रोड हम लगा रहे हैं, जो फिलर मेटल हम लगा रहे हैं, उन सबको हमेशा किस में रखा जाता था? नेगेटिव में। क्यों ऐसा कर रहे थे ये भी मैंने बताया था, ज्यादा गले ना। बताया हुआ है सब। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन आर्गन आर्क वेल्डिंग, इन आर्गन आर्क वेल्डिंग आर्गन इज यूज्ड एज। आर्गन आर्क वेल्डिंग के अंदर आर्गन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, किस लिए हो रहा है? एन एजेंट फॉर हीट ट्रांसफर, अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम ऑक्सीडेशन, अ सोर्स ऑफ हीट, अ फ्लक्स। किस काम के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है? यहां देख सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल हमेशा, मतलब कहीं पे भी गैस का इस्तेमाल आ रहा था, गैस वेल्डिंग में किसी भी तरह की गैस का इस्तेमाल हो रहा था तो ज़्यादातर गैस क्या काम कर रही थी? शील्डिंग प्रोवाइड कर रही थी। छिट्टे ज़्यादा दूर दूर ना बह जाएं, आसपास में रहें, कॉन्सेंट्रेट होकर निकले, इसी का काम कर रहा था। तो ये क्या काम करेगा? शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अलग है? बट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग।
तो आप जानते हैं बाकी सारी वेल्डिंग किस में आ रही थी, आर्क वेल्डिंग के अंदर आ रही थी, लेकिन ये बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आ रही थी। तो ये क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अगर इतनी चीजें क्लियर हो, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आपने सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और नहीं आता है तो हमसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं। यूटिलाइजेशन का एक और यूनिट आपका यहाँ से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से यूटिलाइजेशन अभी नहीं चलेगा। अभी कुछ 1-2 वीडियोस लगातार मोटिवेशनल बनाई जाएंगी, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बनाई जाएंगी। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे यूपी पीसीएल के लिए पूछा है कि आने वाली यूपी पीसीएल की वैकेंसीज के लिए तैयारी कैसे करें। तो एक वीडियो उसके ऊपर होगी और एक वीडियो एसएससी जेई के लिए होगी, जो अभी अक्टूबर में होने वाला है। इसलिए इन वीडियोस को भी खास ध्यान दीजिएगा। सफलता तब नहीं मिलती जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच चुके हों। सफलता तब मिलती है जब आप उस ऊंचाई पे बरकरार रहें। आप उड़े बहुत ऊंचा, लेकिन आप जानते हैं आसमान में बैठने के लिए, रुकने के लिए, आराम करने के लिए जगह नहीं होती। आपको वो बराबर कांस्टेंट मेहनत करते रहना है, जिससे आप उस सफलता पे, उस ऊंचाई पे बराबर बने रहें। वो आपने छोड़ दिया तो भी आप नीचे आ जाएंगे। इसलिए अगर आपकी जॉब भी लग गई है तो भी पढ़ाई करना ना छोड़ें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।